एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए, अभी तक मैं आपके लिए जीपीएससी काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंजेस किया जाए, इसमें कुछ गेट के वीडियोस भी आपके लिए लेके आया जाए ताकि आपको समझ में आए गेट भी कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताऊं उससे अच्छा है कि मेरा एक स्टूडेंट जिसने खुद गेट की तैयारी की, ठीक है, जिसने खुद गेट की प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी जॉब्स को क्रैक किया, ठीक है, तो सीधा उसी से बात करते हैं। तो वेलकम सचिन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन है और मैंने अपना बैचलर्स की इंजीनियरिंग में फ्रॉम बीवीएम इंजीनियरिंग कॉलेज इन आनंद। तो मुझे एक बात बताइए सचिन, आपने गेट को ही क्यों ऑप्ट किया कि आप गेट के लिए प्रिपरेशन करेंगे? व्हाई गेट? एंड अगर आपने गेट को ऑप्ट किया प्रिपेयर करने के लिए तो कब से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की? तो सर, जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मैं काफ़ी करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा था। तो गेट मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा क्योंकि गेट के थ्रू आप काफ़ी अच्छे कॉलेजेस एनआईटीज़ और आईआईटीज़ में मास्टर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। प्लस गेट करने से आपका टेक्निकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। और सर, गेट के प्रिपरेशन करते टाइम एक अपर हैंड भी मिलता है आपको कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट्स में। उसमें आपको टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जो टेक्निकल टेस्ट्स होते हैं, उसमें गेट के प्रिपरेशन ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। इसलिए मैं आज लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन यूनिट में प्लेस्ड हूँ। तो जब कंपनीज आई कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए तो एलएनटी में सिर्फ मेरा ही प्लेसमेंट हुआ क्योंकि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था गेट के प्रिपरेशन की वजह से। और सर, मैंने अपना प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से ही शुरू कर दिया था। सर, मैं मानता हूँ कि सेकेंड ईयर में प्रिपेयर करना सबसे आइडियल है क्योंकि सारे कॉलेजेस में सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी सेकेंड और थर्ड ईयर में ही इंट्रोड्यूस होते हैं और अब आप थर्ड ईयर से ही गेट का एग्जाम भी दे सकते हो। तो सेकेंड ईयर के एंड से ही प्रिपेयर करना सबसे अच्छा है। हाँ, क्योंकि आपके मेजर सब्जेक्ट जो एफएम सोम वगैरह आते हैं वो तो आई थिंक दैट सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाते हैं। यस सर। तो अगर गेट की प्रिपरेशन अगर बच्चा सेकेंड ईयर से करता है तो मेरे ख्याल से उसके पास एक फेवरेबल चांस होता है और एक अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है उस सब्जेक्ट को समझने के लिए। यस सर। जैसा आपने बोला कि सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना एक ऑप्टिमम टाइम है गेट की प्रिपरेशन के लिए। यस सर। तो सचिन, जैसे आपने गेट का जब प्रिपरेशन किया तो आपके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए। गेट में कितने आए वो अभी नहीं बताएंगे, आखिरी में बताएंगे क्योंकि नहीं तुम लोग आखिरी तक वीडियो देखोगे नहीं, ठीक है? तो वो आखिरी में बताएंगे कि सचिन ने कितना स्कोर किया, ठीक है? बट सचिन, जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती थी भैया कि कैसे हमें पढ़ना है? क्या नोट्स को प्रिपेयर करने का तरीका होता था? क्या स्टडी प्लान होता था? उसके बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे। सर, स्टडी प्लान मेरा काफ़ी सिंपल था। मैं ज़्यादा बर्डन नहीं लेता था। सुबह उठने के बाद 1.5 आवर जैसा मैं रिवाइज़ करता था जो मैंने एक दिन पहले पढ़ा है। फिर कॉलेज के क्लासेस अटेंड करके शाम को 3 से 4 घंटा वापस पढ़ता था और फिर अगले दिन वापस उसका रिवाइज़ करके नए सब्जेक्ट्स पढ़ता था। सर, ऐसे ही रहा है मेरा प्लान थ्रू आउट द कोर्स ऑफ 1.5 ईयर। और सर, नोट्स बनाने के उसमें मैंने काफ़ी डिटेल नोट्स बनाए थे क्लास के दौरान। जब क्लास चलता था तो मैं रनिंग नोट्स बनाते रहता था। प्लस सर, मैंने एक अलग से बुक रखा था शॉर्ट नोट्स करके, जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हो गए, क्वेश्चंस है और फार्मूलाज है, उसको मैं नोट डाउन करता था। वो मैं इस तरह से बनाता था कि 5 to 7 पेजेस में वो पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए। तो वो मुझे सर क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्प करता था। हाँ, मतलब अगर आप गेट का पेपर लिखने भी गए हो तो आपका लास्ट मोमेंट अगर आपको रिवीजन करना है तो आप फटाफट से उसको देख के रिवाइज कर सकते हो, जस्ट लाइक अ फार्मूला बुक। तो सचिन, आपने अपनी स्ट्रेटेजी के पूरा का पूरा हम लोग को बताया कि आपने कैसे पढ़ाई की, आपने अपने स्टडी प्लान बताया कि आपने नोट्स कैसे पूरे बनाए। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, खासकर सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कि कौन से सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना चाहिए? जो सब्जेक्ट्स ईजी हैं, जो हमें जल्दी समझ में आ जाए ताकि हम अपना एक पूरा टेम्पो सेट करें पढ़ने का, या वो सब्जेक्ट्स जिनका वेटेज ज़्यादा है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ ईजीनेस के लेवल पे तो जियोमेट्रिक्स जो है वो ईजी है थोड़ा सा, CMM थोड़ा सा ईजी है, ठीक है? या फिर अगर वेटेज वाइज बात करता हूँ तो एनवायरनमेंट हो गया, जियोटेक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो आपने क्या अपने समय पे फॉलो किया था? सर, मैं ये मानता हूँ कि जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, सर इसको पहले ख़त्म करना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सर एंड मोमेंट पे आपको एक तो प्रेशर कम रहेगा और टेंशन कम रहेगा कि मेरे हाई वेटेज सब्जेक्ट्स अभी भी बाकी है। और सर, उसकी वजह से क्या है, हाई वेटेज सब्जेक्ट्स के कुछ कंसेप्ट्स है जो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम आते हैं। तो उस हिसाब से सर देखें तो मैंने अपने प्रिपरेशन में जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा था उनको पहले किया था और स्टील, CPM इन सब्जेक्ट्स को लास्ट में किया था। अब सचिन, जैसे कि अपन देखते हैं ना कि आपने सब्जेक्ट्स अपने फिनिश किए हाई वेटेज वाले, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि सर मान लीजिए मैंने अगर अपने सब्जेक्ट पढ़ लिया तो क्या वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया क्या मेरे एंड से, या मुझे कुछ और भी करना है उससे? ठीक है, जैसे कि मैं अपने समय में जब पढ़ता था तो मेरा एक पर्टिकुलर तरीका था पढ़ने का कि मैंने अपने समय में एक थ्योरी पढ़ी,
ठीक है, थ्योरी के बाद एक पर्टिकुलर सम सॉल्व किया और उसके बाद मुझे लगा कि यार ये इनफ है, मोर देन इनफ है। अगर मैं आज की डेट की बात करता हूँ तो आज की डेट में कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, क्योंकि सिविल में सबसे ज्यादा कैंडिडेट बैठते हैं गेट के पेपर में और डिफिकल्टी लेवल भी पेपर का धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि अगर आप एक सब्जेक्ट को खत्म करते थे तो क्या आप उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते थे, क्या आपने उसके लिए टेस्ट सीरीज कोई ऑप्ट की थी? ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए जरा हमारे स्टूडेंट्स को। तो मेरे प्रिपरेशन के टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सब सब्जेक्ट्स के सॉल्व किए थे। तो जैसे ही मेरा एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता था, मैं टॉपिक वाइज उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ साथ में ही सॉल्व करते जाता था और पूरे सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद मैं वापस उस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेता था। और लास्ट में गेट के एग्ज़ाम के पास में भी मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार रेफ़र किया था। जो भी टफ थे उसको मैंने अलग से मार्क करके रखे थे, तो मैं उसको भी बार बार रिवाइज़ करता रहता था। और टेस्ट सीरीज़ सर मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ ऑप्ट किए थे। एक तो एक्यूमेन गेट एकेडमी का टेस्ट सीरीज़ था और मैंने एक दूसरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया था। ये दोनों टेस्ट सीरीज़ को मैंने रेगुलरली सॉल्व किए थे लास्ट के 3 महीने में। जो भी टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने उसको मैंने वापस एनालाइज़ किया और उसमें से जो नए कंसेप्ट्स थे उसको मैं अपने शॉर्ट नोट्स वाले बुक में भी नोट डाउन करते जाता था। तो सर टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का। और सर टेस्ट सीरीज़ देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको एनालाइज़ करना है। तो जो क्वेश्चंस बहुत टफ लगे मुझे या मुझसे नहीं सॉल्व हो पाए, वो मैंने टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद उसको वापस रेफ़र किया। जो डाउट्स थे वो मैंने आपसे पूछे और वो सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए। तो सर और उसमें से जो नए कंसेप्ट सीखने को मिले उसको भी मैं नोट डाउन करते जाता था। और सर यही वो क्वेश्चंस है जो रैंक डिसाइड करते हैं, क्योंकि ईजी क्वेश्चंस तो सब बनाते हैं बट कुछ टफ क्वेश्चंस ही है जो आपको दूसरों से आगे लाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना उन्हीं को बनाने में मजा है। इजी क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व करता है, ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वही जनरली रैंक डिसाइड भी करते हैं। हाँ सचिन, जैसे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर कौन कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए गेट एग्जाम क्लियर करने के लिए और कितने बार रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि एक बार में तो हमें समझ में आता नहीं कि कितना हमने पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा, ठीक है। तो रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है गेट के पेपर के लिए? सर रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हर सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद एवरी 2 to 3 वीक्स उस सब्जेक्ट को वापस रिवाइज करना चाहिए। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने प्रिपरेशन के टाइम मार्क किए हो उसको वापस रेफ़र करना चाहिए। सर इससे आपको चीज़ें याद रहती है। तो सर रिवीजन इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सर बुक्स में मैंने बहुत हेवी रेफरेंस बुक्स को नहीं रेफ़र किए, बस मैंने एक्यूमेन गेट एकेडमी के जो थियरी बुक्स है और वर्क बुक है उसको सॉल्व किया और मेरे जो शॉर्ट नोट्स थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर इतने में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाता है। बिल्कुल सचिन, वर्कबुक बनाई इसीलिए गई थी कि हर बच्चा प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने से पहले वर्कबुक के क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि वहां से एक रिदम सेट हो जाता है कि आपको जब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल लगते हैं ना जो प्रीवियस ईयर के फॉर्मेट में होते हैं, तो आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बिल्ड होना शुरू होता है। तो वर्कबुक तो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि वर्कबुक तो लगाना ही चाहिए। तो सचिन, तुमने प्रिपरेशन तो पूरा किया, ठीक है, तुमने ज्वाइन भी सेकेंड ईयर से कर लिया था। पूरा सिलेबस खत्म होने में तुम्हें कितना टाइम लगा, मतलब एग्जाम से कितने दिन पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया? तो सचिन, काफी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भैया सिलेबस कब खत्म हो जाना चाहिए। तो जब आप अपने समय में पढ़ रहे थे तो आपका सिलेबस कब खत्म हो गया था? तो सर गेट का एग्ज़ाम फरवरी में होता है, तो सर आइडियल टाइम यही है कि अक्टूबर नवंबर तक आपके सारे सब्जेक्ट्स एक बार कवर हो जाए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सर मेरा भी स्टार्टिंग से टारगेट वही था कि अक्टूबर नवंबर तक मैं सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर कर दूं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे स्टील और सीपीएम जिसके वेटेज काफ़ी कम है, तो वो मैंने लास्ट के लिए रखे थे। बाकी सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वर्कबुक के क्वेश्चंस मैंने अक्टूबर एंड तक कंप्लीट कर लिए थे। फिर लास्ट के जो 3 महीने थे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, उसमें मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ और अपने रिविजन को ज़्यादा टाइम दिया। तो सचिन, जैसे कि भाई देखो, अपन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे गेट हो, जीपीएससी हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, ठीक है, अल्टीमेट गोल क्या है? एक ऐसी जॉब होनी चाहिए जहां से एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास जनरेट हो, ठीक है। तो बच्चों का भी क्वेश्चन यही आता है कि सर जब हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस दौरान हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट भी आएगा, तो क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या कैंपस प्लेसमेंट में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? तो आप क्या सोचते हो कि क्या इस पूरी जर्नी के दौरान हमें कैंपस प्लेसमेंट में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? तो सर जब मेरे कॉलेज जिसमें कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज़ आई, तब मैंने आपको कांटेक्ट किया था कि मैं बैठूं या नहीं प्लेसमेंट्स में। तो आपने यही सजेस्ट किया था कि प्लेसमेंट्स में बैठना, क्योंकि हमेशा सर एक ऑप्शन बी और या तो एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सर मैं प्लेसमेंट्स में बैठा और कंपनीज़ के जब मैंने टेस्ट दिए और इंटरव्यू दिए तो मुझे ये समझ आया कि कहाँ कहाँ मेरे स्ट्रेंथ्स है और कहाँ मेरे वीकनेसेस है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल चीज़ें।
तो सर इसलिए मेरे हिसाब से कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सचिन, जैसे जैसे गेट का पेपर क्लोज आता जाता है ना, वैसे वैसे हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे जैसे गेट का एग्जाम की डेट क्लोज आती जा रही है वैसे वैसे अपने प्रिपरेशन को और स्पीड अप करते जाएं। तो आप क्या सोचते हो कि जैसे जैसे गेट का एग्जाम क्लोज आ रहा था आपके ऊपर कितना प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा था? सर जैसे गेट का एग्ज़ाम क्लोज आ रहा था, प्रेशर तो सभी पे आता है, तो मुझे भी काफ़ी प्रेशर था। बट क्योंकि सर नवंबर में मेरे प्लेसमेंट्स के रिज़ल्ट आ गए थे और मैं LNT में प्लेस हो गया था, इसलिए सर ऑलरेडी मेरे पास एक ऑप्शन था जॉब का, इसलिए मैंने उतना प्रेशर नहीं लिया अपने आप पे, और मैंने जैसा प्रिपरेशन में करता आ रहा था वैसे ही प्रिपरेशन को मैंने कंटिन्यू किया। तो यहाँ से एक बात समझ में ये आती है कि अगर आपने कैंपस रिक्रूटमेंट में बैठ गए और अगर आपका कैंपस में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो आप बहुत कम प्रेशर के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और अपने गेट के पेपर में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। यस सर। तो सचिन, एक लीक से हटके क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ठीक है। जैसे काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन भी होता है और मैंने भी देखा है काफ़ी बच्चों को जिनके पास मोबाइल्स वगैरह होते हैं, भाई काफ़ी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह काफ़ी यूज़ करते हैं, या फिर काफ़ी गेम बीच में ऐसे भी आए थे जिनमें उन्होंने अपना काफ़ी टाइम वेस्ट किया। तो आप क्या सोचते हो भाई सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना चाहिए? सर मेरे हिसाब से पूरे दिन पढ़ना भी एक सही चीज़ नहीं है, तो थोड़ा बहुत टाइम आप सोशल मीडिया को या गेम्स में भी दे सकते हो, बट अगर आप 1-2 घंटा गेम्स में या सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हो तो आप उसके सामने 3 से 4 घंटे पढ़ाई भी करना इम्पोर्टेंट है। तो सर सब कुछ कट डाउन मत कर देना, बट थोड़ा बहुत गेम्स और सबको साथ में लेके चलना है सर। मतलब देखो भाई तुम लोग, है ना, कि यहाँ पे सचिन ने भी सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ा नहीं था, है ना, थोड़ा बहुत इसने यूज़ किया, वहाँ पे भी इसने थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, जरूरी है। देखो आज की डेट में क्या है ना, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो भी यार एक समय जाके आपका दिमाग सैचुरेट हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि आप 3-4 दिन तक नहीं पढ़ोगे, ठीक है। इससे अच्छा है कि आपने थोड़ा पढ़ाई किया, 1-8 घंटे का ब्रेक लिया, उस समय हमने सोशल मीडिया पे थोड़ा सा अपना टाइम को इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्ट तो नहीं कहूँगा, वेस्ट ही किया तुमने टाइम तो, ठीक है, बट उसके बाद आपका माइंड फिर से रिचार्ज हो जाता है और फिर से आप नए तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ठीक है, थोड़ा टाइम अगर आप सोशल मीडिया पे भी देते हो। तो सचिन, गेट एग्जाम खत्म हो जाने के बाद और आपका प्लेसमेंट हो जाने के बाद लाइफ में क्या चेंजेस देखने को मिले? तो सर गेट एग्ज़ाम देने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हुआ मुझे, क्योंकि सर स्टार्टिंग में जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तब मैं काफ़ी डरता था इंजीनियरिंग से, और मेरे से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते थे या कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे थे। तो गेट के प्रिपरेशन ने मुझे उसमें काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी मेरे फंडामेंटल आइडियाज़ को स्ट्रॉन्ग किया गेट ने। और सर एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी आया मेरे में कि हाँ मुझे चीज़ें आती है, इंजीनियरिंग मुझसे हो पाता है। तो सर ओवरऑल गेट ने काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है सर गेट मेरे लाइफ में। और सर काफ़ी बच्चे मेरे से डाउट्स भी पूछते थे फिर कि ये कैसे सॉल्व करे या वो कैसे सॉल्व करे, तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा फील होता था कि हाँ मेरा प्रिपरेशन उस लेवल पे है कि मैं दूसरों का डाउट्स भी सॉल्व कर पा रहा हूँ। और सर गेट मैंने क्लियर कर दिया तो गेट का स्कोर भी 3 इयर्स तक वैलिड है। तो सर अब मैं जॉब करने के बाद भी अगर मुझे मास्टर्स करना है तो वो भी ऑप्शन मेरे लिए खुला है। तो सर ये सब की वजह से मेरा फ्यूचर एक सिक्योर पोजीशन पे है, ऐसा मुझे फील हो रहा है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है यार। देखो गेट का स्कोर तो वैसे भी 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो आपके पास चांसेस हैं आगे भी कि आप मास्टर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अभी आराम से जो दिल कहता है कि भाई पहले जॉब करना है, पहले जॉब के एक्सपीरियंस को गेन करो, फिर अगर लगता है कि हाँ मास्टर्स करना है तो मास्टर्स के लिए भी आगे जा सकते हैं। तो सचिन, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आओ स्टूडेंट को बता दें तुम्हारा गेट स्कोर था कितना, क्योंकि देखो यार बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ कि गेट स्कोर कितना होना चाहिए ताकि आप भी अपने आगे के करियर को प्लान कर पाएं। देखिए, अगर सिविल में आप एग्जाम देते हैं गेट का और अगर आपके 50+ मार्क्स आते हैं, ठीक है, अगर आपका गेट स्कोर 50+ है तो आपको IITs मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपका स्कोर 45+ है तो आपको NITs मिलना शुरू हो जाएंगे, और अगर 70+ है तो आपको PSU मिलना भी शुरू हो जाएंगे। तो सचिन, आपका गेट स्कोर कितना था? सर मेरे गेट में 55 मार्क्स थे और उसके बेसिस पे मुझे काफ़ी NITs और IITs में एडमिशन मिल सकता था, बट सर अभी मैंने जॉब के लिए ऑप्ट किया, बाद में मैं मास्टर्स ज़रूर करूँगा। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि यार गेट स्कोर पहले क्रैक करके रख लो, आराम से अपने अकाउंट में रख दो सेव करके, 3 साल तक कभी भी उसको इनकैश कर सकते हैं, ठीक है। टिप्स फॉर योर जूनियर्स जो आपको सुन रहे हैं, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स जो आपके जूनियर्स होंगे वो आपको सुन रहे हैं, और भी सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो अभी सोच रहे हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी है, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे आप? सर टिप्स में यही है कि हमेशा एक्टिव रहो, लेज़ी मत रहो, क्योंकि सर नॉलेज सिर्फ गेट के क्लासेस से नहीं हर जगह से मिलती है। आपके कॉलेज के क्लासेस हो गए
डे टू डे लाइफ में भी आप हमेशा एक्टिव रहोगे, अपने कान हमेशा खुले रखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो वो हमेशा एक एक्टिव माइंडसेट से रहना बहुत ज़रूरी है सर। प्लस आप जो भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो उसको आप बहुत सीरियसली लो और डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करो। अगर आप एक बार एक एग्ज़ाम को चूज़ कर चुके हो, उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो, फिर बैक ऑफ मत करो, क्योंकि आपने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया है, तो खुद पे बिलीव करो थोड़ा और प्रिपरेशन करते रहो। तो सचिन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ठीक है, जब आपने हमें ज्वाइन किया तो आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे ज्वाइन करने के लिए फॉर प्रिपरेशन, तो आपको क्या यहाँ पे अच्छा लगा और आपने पूरे की पूरी अपनी जर्नी में क्या फील किया कि यार एक्यूमेन कहाँ अलग है बाकी सबसे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस तरह से फैकल्टीज़ ने पढ़ाई के साथ डील किया और सब्जेक्ट्स में अलग अलग कंसेप्ट्स हमको समझाए, वो बहुत ही इजी वे में समझाए, सब कुछ बहुत क्लियर होते जा रहा था जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ रहा था। और सर साथ साथ में रेगुलर असाइनमेंट्स और टेस्ट्स होते जा रहे थे, और वो टेस्ट्स हो जाने के बाद भी उसके डाउट्स भी रेगुलरली सॉल्व हो रहे थे। और सर एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो रेगुलर बेसिस पे होता था सर, वो एक गेम चेंजर था मेरे लिए, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम में मुझे काफ़ी सारा करियर गाइडेंस भी मिला, और अगर मुझे अपने स्टडी प्लान में कुछ चेंज करना हो या अपने स्टडी प्लान को कैसे एक्सेलरेट करूँ, वो सब में मुझे काफ़ी सारे सजेशंस मिले आपसे। तो वो एक सर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था सर मेरे प्रिपरेशन का। डेफिनेटली सचिन, मेंटरशिप प्रोग्राम जो एक है ना, वो काफ़ी हेल्पफुल है बच्चों के लिए, और बनाया ही हमने किसके लिए था? बच्चों के लिए बनाया था, ताकि एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करे बच्चा और अपने एग्जाम्स को जल्द से जल्द क्रैक कर ले। क्योंकि अंतर है यार, एक बच्चा वो जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो नहीं करता, हार्ड वर्क करता जाता है, और एक बच्चा वो जो एक रेगुलर मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल हो, वहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक वे से लेके जाए और उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो मैं चाहता हूँ भाई मेरे सारे स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करें ताकि सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सचिन, थैंक यू सर। आपको गेट में भी अच्छे मार्क्स मिले, आपका एक बहुत अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हुआ, और अब आप अपनी लाइफ में मेरे को लगता है काफ़ी सिक्योर्ड अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। यस सर। तो ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, करना क्या है आपको पता है, इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, कोई डाउट हो जो आपको सचिन से पूछना हो या मुझसे पूछना हो तो कमेंट में डालो उसको। ठीक है, इसको शेयर करो ताकि आपके जो दोस्त अभी सोच रहे हैं प्रिपरेशन का, वो भी फटाफट से अपना डिसीजन ले पाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।